नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र के से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्नों को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके उत्तर को कैसा लिखना है सब कुछ आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई टेंशन आपको अब नहीं बचेगी, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है आपके लिए हमेशा से बहुत ही बेहतर करता आ रहा है। हिस्ट्री के पेपर 1 में आपको भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर बात की जाए तो बहुत ही बारीकी के साथ इसको मैं आपको समझाया हूँ। एक मॉडल पेपर इससे पहले आया था उसमें, और ये दूसरा मॉडल पेपर है उसी का पूरक, यानी कि ये दो मॉडल पेपर आप देख लेंगे तो आपका संपूर्ण सिलेबस जो होगा इन दो वीडियो के माध्यम से कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है बेटा। चले तो इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो बीए के 5th सेमेस्टर में आप हैं और आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग सिलेबस है, उसको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये है सिलेबस केवल हिस्ट्री का, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने इतिहास लिया हुआ है उनके लिए यह लेक्चर है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैंने आपको समझाया था और ठीक उसी प्रकार से मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न है कानून तोड़ने की नीति। कानून तोड़ने की नीति पर टिप्पणी कीजिए। ये क्या था? कानून तोड़ने की नीति क्या थी, इसके बारे में कुछ बताएं। ये भारतीय राष्ट्रवाद से रिलेटेड है, नेशनलिज्म इन इंडिया। बेसिकली नेशनलिज्म इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ही बात करते हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले आप देखते हैं भारत में जो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना जो पनपी, वो आप देखते हैं शुरुआती दौर में कहाँ से पनपी। शुरुआती दौर में 1857 की क्रांति जब हुई, या उससे पहले तमाम प्रकार के प्रेस वगैरह छप रहे थे, तमाम प्रकार के लेख आ रहे थे, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं पे हमको थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही थी कि हम पर ये अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं। उससे पहले हमको पता था कि ये व्यापारिक कंपनियां हैं। 1757 ईस्वी तक तो हमको कुछ पता ही नहीं था। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ, 1761 के आसपास बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद में हमको ये लगने लगा कि हाँ, ये अंग्रेजी सत्ता ना केवल आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, बल्कि आर्थिक जो है संप्रभुता के बाद ये एक प्रकार से राजनीतिक संप्रभुता को हथियाने के पक्ष में है। और यही जो एक प्रकार से उनकी मंतव्य की नीति थी, इसको समझने में भारत को लगभग 100 वर्ष का समय लग गया। आप देखेंगे कि भारतीय जो लोग थे, प्लासी के जो 1757 में हुआ था, अंग्रेजों को ये बात पता थी कि 1857 की जो क्रांति होगी, मतलब कि अंग्रेजों को पता थी कि भारतीय लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये शताब्दियाँ बहुत ध्यान रखते हैं। और 1757 ईस्वी को चूँकि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों की हार हुई थी, फिर उसके बाद में 1858 में 100 साल के बाद ठीक भारत की तरफ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वाधीनता संग्राम का ऐलान होता है। हालांकि वो कुछ दिन पहले ही प्रारंभ हो चुका था, और चूँकि होना कुछ डेट अलग थी उसकी, लेकिन शुरू जल्दी हो गया था इस वजह से, और उसका कुशल नेतृत्व नहीं था, अलग अलग लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर जब एक प्रकार से ये चीज़ें सामने आई तो लोगों को अब ये लगने लगा कि भारत जो है, जैसे जो हमारी प्रजाति है ये अलग है, अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे हैं। उससे पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपस में ही राज्य एक दूसरे से लड़ा भिड़ा करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा, 565 छोटी बड़ी रियासतों को एक करते हैं, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जो काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया वही काम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लौह पुरुष की संज्ञा यूं ही उनको नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये छोटी छोटी जो रियासतें थी आपस में पुद पुद लड़ा करते थे। पुद पुद मतलब कि ये उनको दो भाला मार दी फेंक के, उधर से दो भाला आ गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये आपस में राजा महाराजा लड़ते थे, अंग्रेज लोग देखी न रही तो दो बिल्ली लड़ रहा है तो बंदर की भांति आ गया। एक का थोड़ा सा सपोर्ट कर देते थे, दूसरे का विरोध, एक का सपोर्ट किया, वो सपोर्ट में उसको मतलब पैसा दे रहा है, या फिर एक प्रकार से वो उसकी मदद करने के चक्कर में उसको पनाह दे रहा है, उसको अपने क्षेत्र में व्यापार करने की छूट दे रहा है, कुछ राजनीतिक शक्तियां दे रहा है। ऐसे में यही सब करके फिर जिसका सहयोग लिया था उसको भी परास्त कर दिया। जब तक अंडर में रहेंगे तब तक चलेंगे, नहीं अंडर में रहेंगे तो फिर जाओ, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। अब ये सब चीज़ें बेटा जो थीं, यही एक प्रकार से लोगों को अब ये लगने लगा कि ये अंग्रेज लोग एक दूसरे राजाओं को लड़ा रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति ये एक प्रकार से इनकी सफल हो रही है। जब राजाओं महाराजाओं में इनकी एक प्रकार से गुत्थी सुलझनी बंद हो जाती है, तभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 1885 में होता है। फिर उसके बाद से एक पुरजोर तरीके से भारतीय जो एक प्रकार से लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और चीज़ों को जानने लगते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए।
फिर इसके बाद में आप देखते हैं धीरे धीरे तमाम प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का संपादन होना लगता है। अंग्रेजों की जो एक प्रकार से दमनात्मक पूर्ण नीतियाँ होती हैं या ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो उनके द्वारा कार्रवाइयाँ करी जाती भारतीयों के प्रति, वो सब कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में ठौर पाने लगा कि ये लोग हम पर हुक्म कर रहे हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं और इनके जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमको स्वतंत्रता लानी बहुत ज़रूरी है। और यही उनके मन में जो धारणा उत्पन्न हुई, यही राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती बेटा। तो ये पृष्ठभूमि जो मैंने समझाने का प्रयास किया ये भारत में राष्ट्रवाद को समझाने के लिए। और चूंकि भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो बेसिकली आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चले। तो कानून तोड़ने की नीति क्या थी? देखें, कानूनों को जानबूझकर तोड़ने की इस नीति का औपचारिक रूप से क्रियान्वयन 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक दांडी यात्रा के साथ आरंभ हुआ। और ये कानून क्या था? नमक को लेकर के नमक पर भी अब टैक्स लगा दिया गया था। उसी टैक्स का विरोध करने के लिए दंडी नामक स्थान से महात्मा गांधी यात्रा निकालते हैं, उनके अनुयायी उनके साथ चल देते हैं। धीरे धीरे करके जब वो एक प्रकार से पहुंचते हैं समुद्र के पास, उनके पीछे एक काफिला हो जाता है। कहते हैं कि भाई गांधी चलते गए और कारवां बनता गया, पीछे उनकी लाइन लगती गई। तो गांधी के समर्थक कम नहीं थे, तो वही कानून को तोड़ा, वही कानून तोड़ो नीति या कानून तोड़ने की नीति कही जाती है। गांधी जी ने 5 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। उदारवादियों और मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, किंतु देश का सामान्य जन इसमें कूद पड़ा। हजारों नर नारी और वृद्ध कानूनों को तोड़ने के लिए सड़कों पर आ गए। संपूर्ण देश आंदोलित हो उठा। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, बहुत ज़्यादा कदम सख्त उठा दिया। उन्होंने गांधी जी सहित अंग्रेजी मतलब कि जो अनेक कांग्रेसी सैनिक थे या नेता थे, उनको मतलब उनके समर्थक जो थे, कांग्रेस का जो समर्थन कर रहे थे, जो इस दांडी मार्च में शामिल हुए थे, उन सभी को जेल में डाल दिया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह पर जबरदस्त संघर्ष होते शुरू हुए। सोलापुर जैसे स्थानों पर औद्योगिक उपद्रव और कानपुर जैसे नगरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंसा के इस विस्फोट से गांधी जी बहुत चिंतित हुए और वे आंदोलन को बिल्कुल अहिंसक ढंग से चलाना चाहते थे। और आप देखते हैं अधिकतर आंदोलन गांधी जी भंग कर देते थे। चूँकि आप देखेंगे, चूँकि वो हिंसा के समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे। वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, आगे लिखा है, लेकिन उस बात को नहीं कहते थे। गांधी जी बड़े सरल स्वभाव के थे, गीता को पढ़ा करते थे, श्रीमद् भगवत गीता के बड़े ज़बरदस्त ज्ञानी थे गांधी जी, और खास करके गीता के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग भी चलने का काम करते थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो कानून तोड़ने की नीति वही है, दांडी यात्रा जो नमक का टैक्स का मतलब तोड़ा था, नमक बना करके कानून तोड़ दिया था, वही। ठीक है, अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय के साथ हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आपकी अवज्ञा करेंगे। आ माने नहीं, वज्ञा माने कि आपकी आज्ञा को नहीं मानना। तो आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, किसकी आज्ञा को? अंग्रेज अधिकारियों की आज्ञा को या अंग्रेजी सरकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कई जो है कार्यक्रम थे। पहली बात तो ये थी कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही नमक बनाना शुरू कर दिया गया लोगों के द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार कर दिया गया। सरकारी नौकरियों से लोग त्यागपत्र देने लगे। भारतीय लोग शिक्षा केंद्र जो सरकारी थे उनसे लोग मतलब कि एडमिशन कटवाने लगे। वहाँ से लोग जो सरकारी नौकरी में मास्टर थे वो हट ले, जो बच्चे थे एडमिशन वापस ले लिया। और एक प्रकार से जो है जो शिक्षा केंद्र थे, जो उपाधियाँ उनको मिली थी सरकार की तरफ से, सारी उपाधियाँ वापस लौटा दी, उनका बहिष्कार किया। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर के धरना देना हुआ, ये भी शुरू हो गया। इसके अलावा समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी का पालन करने के लिए एक प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया गया। इसके अलावा कर अदायगी को रोका गया, यानी कि कर ज़्यादा जो एक प्रकार से लगा जा रहा था उस कर को एक प्रकार से देने से मना किया गया। ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च जो है लगभग एक ही समय का है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन की अगर बात करें, साइमन नाम का एक व्यक्ति था, उसी के नेतृत्व में कमीशन आया था।
साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इसी वजह से इसको साइमन कमीशन कहते हैं, क्योंकि सर जॉन साइमन जो थे प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे, यानी कि वहाँ के सांसद, जैसे अपने यहाँ के सांसद हैं ऐसे ही वहाँ के सांसद लोग 7 सांसद थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। किसको? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, मतलब कि ये जांच करो कि भारत के लोग क्या इतने एक प्रकार से जागरूक हो गए हैं कि उनको उनके अधिकार दिए जाएं या उनको संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, 7 के 7 विदेशी ही थे, जिस कारण से इसका बहुत तीव्र गति से विरोध हुआ भारत में। ठीक है, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा और मतलब कि भारतीय भी द्वैध शासन यानी प्रांतों में जो शासन था उससे परेशान हो चुके थे, वे इसमें परिवर्तन चाहते थे भारत के लोग। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना करी, जिसमें सभी सदस्य जो थे ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। भारत का इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है, केवल गोरे लोग ही थे। कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही इसका विरोध शुरू हो गया था। देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने हड़ताल करके, काली झंडियाँ दिखा करके साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका तमाम नारा चला पूरे भारत में। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के दूसरे कारणों की व्याख्या करते हुए 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री M.N. अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुला करके अपने संविधान का निर्णय कर सके। साइमन आयोग की नियुक्ति के द्वारा निश्चय ही उस दावे को नकार दिया गया और इस तरीके से आप देखेंगे साइमन कमीशन का विरोध जो है बहुत जोड़ों तोड़ों से भारत में शुरू हो जाता है। और भारत में आप देखते हैं साइमन कमीशन का खूब विरोध हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगना शुरू हुआ। ठीक है, गो बैक साइमन, ऐसे तमाम नारे शुरू हुए। ठीक है, साइमन वापस जाओ, इस तरीके से। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है, क्यों? देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रवर्तक हैं। सती प्रथा को अंत करने का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, और विवेकानंद जी, एनी बेसेंट, ऐसे तमाम प्रकार के लोग रहे जिन्होंने समाज में काफ़ी सुधार किया। उसमें सबसे ज़बरदस्त नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1 साल के बाद में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी बेटा जिसमें पत्नी जो होती थी अपने मृतक पति के शव के साथ अग्नि में भस्म हो जाती थी, कूद जाती थी, अपने प्राणों का दाह कर देती थी। ठीक है, अपने शरीर को जला देती थी अपने पति के जो है साथ में। लेकिन जब कानून पास हुआ कि सती प्रथा नहीं, ये गलत है, तो ऐसी स्थिति में फिर विधवाओं का बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद विधवा विवाह या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी शुरू हुआ, जो कि एक प्रकार से विधवाओं के विवाह से संबंधित था। तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक जो राजा राम मोहन राय हैं बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और भारत के मतलब कि भारत के अग्रदूत या भारत के जो एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन है उसके जनक भी कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने समाज और धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब करी थी? 1828 में, अगस्त महीने में। उन्होंने समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत, जाति में भेदभाव, मूर्ति पूजा जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनके इस प्रयासों के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत का निर्माण संभव हो सका। इसी कारण से राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का जनक कहा जा सकता है। डॉक्टर R.C. मजूमदार एक इतिहासकार हैं, बड़े जाने माने इतिहासकार हैं मजूमदार जी। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय को बेकन और मार्टिन लूथर जैसे प्रसिद्ध सुधारकों की श्रेणी में गिना जा सकता है। यानी बेकन जो था, फ्रांसिस बेकन, या मार्टिन लूथर, ये भी समाज सुधारक हैं विदेशों के। जैसा उन्होंने अपने अपने देश में किया ऐसा ही राजा राम मोहन राय भारत में करते हैं, ऐसा R.C. मजूमदार ने कहा। फ्रांसिस बेकन और मार्टिन लूथर से तुलना करी।
एससी सरकार और के दत्ता, ये भी इतिहासकार हैं दोनों लोग, कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारतवर्ष में राजनीतिक जागृति व धर्म सुधार का आध्यात्मिक युग आरंभ किया। वह एक युग प्रवर्तक थे। इसी कारण डॉक्टर जकारिया ने उन्हें सुधारकों का आध्यात्मिक पिता कहा। सुधारकों का आध्यात्मिक पिता भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अन्य विद्वानों ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या नए युग का अग्रदूत माना। इस तरीके से राजा राम मोहन राय को सभी विद्वानों ने उनकी बड़ाई ही करी है। इनमें एक प्रकार से आप देखेंगे बहुत मतलब अंग्रेजी सत्ता के पक्षधर थे, अंग्रेजी की नीतियों का सम्मान भी किया करते थे, ठीक है, अंग्रेजी स्टडी के पक्ष में थे। राजा राम मोहन राय ने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करी। प्रेस ऑर्डिनेंस के द्वारा 1823 ईस्वी में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने इस ऑर्डिनेंस का प्रबल विरोध करके उसे रद्द करवाने हेतु हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ज्यूरी एक्ट का भी विरोध किया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के शब्दों में कहा जाए तो राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देशवासियों की कठिनाई तथा शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया और भारतीयों को संगठित होकर के राजनीतिक आंदोलन चलाने का मार्ग दिखाया। उन्हें आधुनिक आंदोलन का अग्रदूत होने का श्रेय भी दिया जाता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक जरूर थे, लेकिन अंग्रेजी की जो नीतियां थी उनके भी समर्थक हुआ करते थे। लेकिन जो अच्छी नीतियां थी उन्हीं के समर्थन करते थे, लेकिन जो बुरी नीतियां होती थी उनका खुल करके विरोध भी जम करके ये किया करते थे, ठीक है, इसमें भी पीछे नहीं हटते थे। राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति थे, ठीक है। कई सारे सुधार किए आपने और बहुत सारा विद्वान एक प्रकार से इनके साथ रहा करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न 1757 ईस्वी की क्रांति में राष्ट्रवाद पर टिप्पणी कीजिए। देखिए 1758 की क्रांति हुई थी, लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसी वजह से एक प्रकार से इसका प्रभाव बहुत पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से पहले चूंकि आई थी, यहाँ पर व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में अपना जो है आती है कंपनी 1611-12 या 1616 तक एक अपनी कोठियाँ स्थापित कर लेती है, फिर अपना व्यापार करना शुरू कर देती है। भारतीयों ने व्यापार में कंपनी का सहयोग किया और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती गई कंपनी। एक शताब्दी में उसने भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक परिस्थितियां ठीक थीं, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर पड़ गया। कंपनी ने भारत के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उन्हें अच्छे से पता चल गया था कि भारतीयों में एकता नहीं है और वह भोले भाले हैं बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से बस उनको थोड़ा सा मूर्ख बना सको तो तुरंत बना लोगे। भोले भाले हैं और दयावान हैं, समझ जाते तुरंत, जिन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कंपनी ने ठीक वही किया। दक्षिण भारत पर उनका प्रभाव तो ठीक ही था और 18वीं शताब्दी की शुरुआत से उन्होंने उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। जब ये प्रभाव उन्होंने जमाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे क्षेत्रों को आधिपत्य में लेते गए, अपने अपने अंडर लेते गए। 1757 ईस्वी की प्लासी की क्रांति भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जहाँ से भारतीयों को अंग्रेजों की मंशा का साफ पता चल गया कि ये यहाँ पर राज करने आए हैं, यहाँ पर शासन करने आए हैं। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1761 गलती से निकल गया था, 1764 बक्सर के युद्ध तथा अन्य युद्धों और संधियों में से भी वे विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेते गए। अनेक क्षेत्रीय राजाओं ने उनका विरोध किया, परंतु समर्थन देने वालों की भी कमी नहीं थी। एक लोग विरोध करते थे तो 4 लोग समर्थन कर देते थे। सत्ता पर अधिकार होने के से उनके अत्याचार बढ़ने लगे। भारतीयों के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के जो है ना सुनने योग्य शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि काले, असभ्य तथा गंवार जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का जमकर दोहन किया और आर्थिक सामाजिक शोषण करते गए। लगातार सामाजिक जो कुरीतियाँ थीं उनको एक प्रकार से बढ़ाते गए या सामाजिक कुरीतियों पर उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब कि आप देखेंगे सामाजिकता अपने अंडर में लेते गए और जो भी चीज़ें थी यहाँ से हर एक चीज़ को एक प्रकार से दबाने का प्रयास करते गए। हमको वो चीज़ें नहीं पढ़ने दी जाती थी जो हमारे लिए ज़रूरी थी या जो हमको जानकारी चाहिए थी, उस पर भी रोक लगा दी गई। तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य करने शुरू कर दिए गए। आर्थिक सामाजिक शोषण बढ़ता गया तथा 1757 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिणत हुई। 1757 ईस्वी की क्रांति में विभिन्न वर्गों ने सहभागिता की थी, परंतु सभी के उद्देश्य अलग अलग थे। इसलिए विद्वानों का मानना है कि भारत में अभी राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था 1757 में। ध्यान से देखने में पता चलता है कि यह क्रांति राष्ट्रवाद का परिणाम नहीं थी, परंतु इसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1757 ईस्वी से लोगों को लगने लगा कि भारत की मतलब कि ये जो कंपनी है ये यहाँ पर
आर्थिक उद्देश्य से या केवल व्यापार करने के लिए नहीं आई है, ये यहाँ पर राजनीतिक उद्देश्य से आई है और यहाँ पर ये शासन करने के लिए आई है। ये बातें धीरे धीरे कुछ लोगों को, कुछ विद्वान लोगों को, राजा महाराजाओं को पता होने लगी थी, ठीक है। लेकिन कोई खुल करके सामने नहीं आते थे, सब एक प्रकार से एक दूसरे के कंधे पर रख के दुलानी चलाने का प्रयास किया करते थे। ऐसे में कोई जब डट करके सामने नहीं आता था, तो बाद में फिर 1858 की क्रांति 100 साल के बाद आती है और उस क्रांति से आप देखते हैं कि भारत में जो वास्तविक राष्ट्रवाद है वो 1800 इसके 100 साल के बाद में 1858 ईस्वी से शुरू होता है, प्लासी के युद्ध के 100 सालों के बाद। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। चंपारण आंदोलन, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे और प्रारंभिक समय में उन्होंने स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा था जब भारत में नए नए आए थे। तत्कालीन समय में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में वह राजनीति से अधिक समय तक दूर ना रह सके, क्योंकि जब शोषण देख गए गांधी जी तो उनको, चूँकि दक्षिण अफ्रीका में भी काला और गोरा का विरोध हो रहा था, उसमें गांधी जी ने वहाँ के लोगों को जीत दिलाई थी, तो गांधी जी वकील भी थे। बिहार और बंगाल में नील उत्पादन करने वाले किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसमें चंपारण यानी बिहार में एक किसान राजकुमार शुक्ला जी उनका नाम था, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। यूरोपीय बगीचों के मालिकों के द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था। वह किसानों को नील की खेती करने और उसकी पैदावार को कम दामों पर बेचने हेतु विवश करते थे। अंग्रेज लोग जो किसान होते थे उनको कि आप कम दाम में बेचेंगे और नील की ही खेती करेंगे, ठीक है, और लगभग 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा नियम बना दिया गया। किसानों को अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। उससे सस्ते दामों पर बेचना भी पड़ता था, मतलब कि अपने मनमानी दाम पर नहीं बेच सकते थे। सरकार दाम कहती सबसे सस्ता दाम में आप सभी का लिया जाएगा और बेचना पड़ता था। गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया तो ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर के चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन कर दिया, जिसने किसानों पर होने वाला अत्याचार बंद हो गया। इस प्रकार चंपारण में गांधी का सत्याग्रह आंदोलन सफल रहा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान करी और यहीं से गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण का सत्याग्रह इनका सफल रहा। पहला आंदोलन ही सफल करवा करके गांधी जी एक प्रकार से भारतीय राजनीति में जो है पदार्पण करते हैं और आज भारतीय जो है राष्ट्रवाद या भारतीय आंदोलन की अगर बात किया है तो भारतीय आंदोलन में सबसे अग्रणी नाम महात्मा गांधी जी का लिया जाता है। और नोट पर आज भी फोटो आप देखेंगे राष्ट्रपिता जी की है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अहमदाबाद सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था। अहमदाबाद सत्याग्रह का नेतृत्व 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत में महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था ये अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर सूती मिल थी अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। यहाँ सूती मिल के श्रमिकों और मालिकों के बीच में मजदूरी को लेकर के थोड़ा विवाद था। मिल मालिक मजदूरों को मिलने वाले प्लेग बोनस को ख़त्म करना चाहते थे। जो प्लेग जो उस समय की महामारी थी उसको लेकर के बोनस मिलता था, क्योंकि उस समय नौकरी कोई करना नहीं चाहता था तो प्लेग बोनस मिलता था, तो लोग नौकरियां करते थे, भाई पैसे की ज़रूरत है, जी पर खेल करके नौकरी करते थे। लेकिन फिर मजदूरों की प्लेग जो बोनस मिलती थी उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया गया। कम मजदूरी मिलने की वजह से मजदूरों के द्वारा 50% वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी कि चूंकि वेतन भी कम मिल रहा तो ऐसे में हमारी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी करी जाए। वही मालिक केवल 20% वृद्धि करने को तैयार थे। मालिक कह रहे थे कि केवल 20% वृद्धि करेंगे, यानी अगर 100 मिल रहा है तो हम केवल आपको 120 दे सकते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं 150 चाहिए हमको, मजदूर लोग। इसीलिए महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल का आयोजन किया गया वहाँ पर, और इस शांतिपूर्वक भूख हड़ताल के आगे मिल मालिकों को झुकना पड़ा गांधी जी के समक्ष। बीच का रास्ता अपना करके मजदूरों को वेतन में 35% की वृद्धि की गई। कहें कि न तुहार वाली न तुहार वाली, कौन वाली हुई भैया, जो एक प्रकार से 35%, ना 20% आपको देना है ना आपको 50% मिलेगा, आपको मिलेगा 35%, आपको 35% देना होगा। और इस तरीके से मामला डन हुआ और इसी पर यह भी आंदोलन सफल माना गया। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल करी थी और भूख हड़ताल के द्वारा अपने आंदोलन को सफल बनाया था। ये थे महात्मा गांधी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी आंदोलन का अहमदाबाद जो सत्याग्रह था ये भी आंदोलन सफल रहा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बारदोली सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भैया, बारदोली सत्याग्रह
बारदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, बारदोली। देखिए बारदोली सत्याग्रह की अगर बात कीजिए, हेडिंग डालेंगे बारदोली सत्याग्रह, लिखेंगे बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे संगठित, व्यापक यानी बहुत विस्तृत और सफल आंदोलन रहा। बारदोली आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे सफल आंदोलन में से एक माना जाता है। यह सूरत के गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 ईस्वी में किसानों के द्वारा लगान ना अदायगी के लिए चलाया गया था कि लगान नहीं दिया जाएगा, लगान कम दिया जाएगा। इस आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि काली पराज यानी काले लोग, जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वयं कर रहे थे। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। चूँकि 30% तक की वृद्धि लगान में जब हो गई तो लोगों को ज़्यादा देना पड़ा और ऐसे में उनके पास कुछ बचत नहीं हुई। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जम करके विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके समर्थक जो है आंदोलन कर रहे थे इसको दबाने के लिए, तो इस आंदोलन को, सत्याग्रह को कुचलने के लिए जो है अंग्रेजी कानून ने कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर के उसने किसानों की मांगों को मानना पड़ता है अंग्रेजी सरकार को। एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच करी और 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटा करके 6% कर दिया और कहा केवल 6% आप वृद्धि कर सकते हैं, इससे अधिक वृद्धि दैट इज इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसमें बम्बई की पारसी महिला मीठू बेन पेंटिट, भक्तिवा, इसके अलावा मनी बेन पटेल, सुपुत्री शारदा बेन शाह और शारदा शाह के नाम तमाम उल्लेखनीय हैं। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद बारदोली यानी गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और कहा जाता है कि यहीं से इनको सरदार कहा जाने लगा। सरदार की उपाधि यहीं से बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारदोली किसान संग्रह के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने स्वयं कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा सकती है या पहुंचा रही है। हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में हमको हर एक क्षेत्र में क्रांति, हर एक क्षेत्र में हमको संघर्ष, हर एक क्षेत्र में हमको जो है आंदोलन करना होगा। हर एक क्षेत्र का, हर एक तबके का लोग जब हमारे साथ होगा तब हम आगे बढ़ेंगे और तब हमारा एक प्रकार से जो है वो होगा, क्या नाम है, उत्थान होगा, हमारा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रौलट एक्ट के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया बताइए। रौलट एक्ट के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया, रौलट एक्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु यह आश्वासन दिया था कि विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात संवैधानिक सुधार किए जाएंगे और भारतीयों को सुविधा प्रदान करी जाएगी। परंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात ब्रिटिश सरकार अपने वादों से मुकर जाती है और फिर इसी का विरोध होता है। ठीक है, इसमें क्या था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में एक प्रकार से समाप्त हुआ था। इसमें हुआ क्या था बेटा कि जब युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड भी उसमें शामिल था और चूंकि इंग्लैंड का प्रभुत्व था कहाँ पर, भारत में, अपने उपनिवेश था भारत अपना, तो ऐसे में भारत के सैनिकों को यूरोप भेजा जाता था लड़ने के लिए। और जब भारत के सैनिकों ने मना कर दिया तो कहा गया कि आपकी सारी बातों को माना जाएगा। फिर तमाम प्रकार के नेता जो कांग्रेस के थे, सभी नेताओं ने कहा कि ठीक है चलो भाई भेज देते हैं, भेज दिया लड़ने के लिए। लेकिन जब एक प्रकार से युद्ध समाप्त हुआ तो फिर जो वादा किया था इन लोगों ने, तो वादा करके भूल तो न जाओगे, तो वही हाल हुआ यहाँ पर कि वादा करके भूल गए अंग्रेज लोग और इसी का जम करके विरोध फिर शुरू हुआ। उसने संवैधानिक सुधार करने की बजाय भारतीयों पर रौलट एक्ट जैसा एक काला कानून थोप दिया। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों के पास ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया। ब्रिटिश सरकार का व्यवहार देख करके गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया और कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे और गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी ने देशवासियों को हड़ताल करने, उपवास रखने और प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया। इस समय यह निर्णय लिया गया कि आंदोलनकारियों के द्वारा
कुछ प्रमुख कानूनों की अवहेलना की जाएगी एवं अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। यह आंदोलन अमृतसर एवं लाहौर में चरम पर था। इस शोषणकारी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। भारतीय इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चूँकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नाम का एक जो है स्थान था, वहीं पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, इससे काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई और ये एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम क्या हुआ, इसमें हुआ क्या था, इसको समझते हैं। देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी एक नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी, चूँकि नाइटहुड उनको कहा जाता था। नाइटहुड जब ये आंदोलन मतलब कि इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें गोली चलाई गई अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, तो ऐसे में तमाम प्रकार के जो वरिष्ठ नेता थे, जो विद्वान थे, उन्होंने अपनी उपाधियाँ, जो सरकारी उपाधियाँ उनको मिली थी, उसको लौटाना शुरू कर दिया। उपाधियाँ लौटाना एक बहुत बड़ा एक प्रकार से होता है। जैसे कि एक समय था कि भाई कुश्ती के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना जो है सब गंगा में फेंक दूंगा, जितने मेडल वगैरह हैं। किसके खिलाफ? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, चूँकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके थे, वो हमारे इधर के ही नेता हैं, ठीक है, दबदबा कायम करके रखे हैं वास्तव में। तो अच्छा जो है, अब सरकार भी उतना ज़्यादा एक प्रकार से आप देखेंगे इस मामले को लेकर के उतना ज़्यादा कहाँ, फिर मामला कांग्रेस के लोग उसमें आ गए, फिर उसको राजनीतिक करार करके फिर इधर उधर करके मामला सल्टा दिया गया। कई सारे मामले हुए उसको लेकर के, उस पर चर्चा करना बेटर नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पर जो मैं चर्चा करने का प्रयास ये कर रहा था कि जब भी एक प्रकार से सरकारें, कोई भी सरकार हो, जब वो जनता के विरोध में कोई काम करती है तो या फिर जनता के विरोध में, या तो जनता के जो पक्षधर होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, उनको जो उपाधियां सरकार के द्वारा दी गई उसको लौटा देते हैं। ये बहुत बड़ी सनसनी खबर हो जाती है और ये पूरा एक प्रकार से मामले को जो है अलग थलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में जो है रविंद्र बाबा टैगोर ने इसको हटा दिया, कहा कि भाई मैं इसको नहीं लूँगा नाइटहुड की उपाधि। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं शंकरराम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी में थे शंकरराम नागर, उन्होंने कहा कि मैं भी काम नहीं करूँगा, इस्तीफा दे दिया, बड़े पोस्ट पर थे। इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पूर्व देश में लगभग सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह किया जा रहा था, परंतु इसके बाद क्या हुआ कि देश के विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और जब देखा कि भाई गोलियां चलाई गई सत्याग्रह में जो है उसमें, तो गोलियां जब एक प्रकार से इस तरीके से बरसाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो भाई भारतीयों के मन में आक्रोश जो था वो प्रबल मात्रा में बढ़ने लगा और जगह जगह पर धरने जो हैं वो एक प्रकार से हिंसा का रूप धारण करने लगे। इसी कारण से गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, इसीलिए एक इतिहासकार APJ टेलर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में लिखा कि जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से अलग हो गए और ब्रिटिश शासन का जम करके विरोध करने लगे। भारतीय सभी लोग जो थे, जो अभी तक बरगलाने में आ जाते थे, वो सब अलग होने लगे। इस हत्याकांड के पश्चात एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह था, उसने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से प्रतिशोध लेने की ठानी और उधम सिंह जो है जनरल डायर को जाकर गोली दाग करके आते हैं। लंदन में जाकर के उधम सिंह जाता है, पूरा जीवन अपने पूरा करियर लगा देता है उधम सिंह अपने बदला लेने के लिए। प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क रहे थे उधम सिंह जी। उधम सिंह ने अपना पूरा जीवन, जितनी कमाई थी उनकी, जितनी भी 20-25 साल में कमाया था, सब कुछ जितना खरीद करके बंदूक खरीदा और ले जा करके फिर वहाँ पर उनको ठोक करके आए। ठीक है, ये था एक प्रकार से उधम सिंह शेर। तो उधम सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से प्रतिशोध लेने की ठानी। उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। किसने? उधम सिंह ने क्या नाम रखा? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। वास्तव में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर ने वर्ष 1919 में पंजाब के विरोध प्रदर्शन को निर्मम ढंग से कुचल दिया था। उधम सिंह अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने हेतु ब्रिटेन गए और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या कर डाली। ब्रिटिश सरकार ने इस अपराध के लिए उधम सिंह को वर्ष 1940 में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दे दी। भारत सरकार के द्वारा 1974 ईस्वी में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया
और उनको एक प्रकार से सम्मान दिया गया। उधम सिंह देखिए अपना पूरा जीवन लंदन वंदन, आज के मैं बड़े बड़े हैसियतदार को बोलता हूँ लंदन जाने के लिए उनके पास पैसे इकट्ठा करने में, आप सोचो कि भाई विदेश जाना है, विदेश जाने में बड़े पैसे खर्च होते हैं उस समय, पूरा जीवन आप अपने कमाई का 100 रुपये देकर के कोर्स लेने के लिए भी सोचते हैं एक बार। लेकिन उधम सिंह को सोचिए कि पूरा जीवन की कमाई अपनी लगा दी, बंदूक खरीदा, किराया भाड़ा लेकर के वहाँ पे गए, वहाँ पर दा करके अपने जीवन की, अपने प्राणों की आहुति दे दी और एक बार भी नहीं सोचा, ठीक है, देश के लिए। तो था, अब ये मत कहिए गुरुजी देश के लिए, देश के लिए एक प्रकार से मेरे हिसाब से उधम सिंह जो था वो भले ही लोगों की नज़रों में क्रांतिकारी लोग उसको बता दें, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से जो अंग्रेजों को जाकर के उनके घर में ठोक करके आता है वो वीर पुरुष यही था, ठीक है। और ऐसे तमाम प्रकार के वीर और थे भारत में जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा तरीके से या बहुत अलग अलग जो है क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे थे। शायद उनका नाम आज इतिहास के पन्नों पर अमर नहीं बेटा, लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है आर्य समाज। देखिए एक बात मैं आपको और ध्यान से बता दूं कि अगर आप में से किसी बच्चे मतलब कि आपको 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में जुड़ना है, वैसे 5th और 6th सेमेस्टर का एक साथ आप ज्वाइन हो जाइए मेरे हिसाब से। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है बेटा। सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ, तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। देखिए 5th सेमेस्टर का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में पॉलिटिकल जियोग्राफी जो है एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी के लगभग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के मॉडल पेपर 5th सेमेस्टर के आपको मिल जाएंगे और तमाम क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का 2 सब्जेक्ट और एक आपका को करिकुलर एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस उसका भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ तो ये 100 रुपीज़ के लिए फीस रखी गई है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको पेमेंट कर देना होगा। व्हाट्सएप पे SMS करना है, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, स्कैनर मिलेगा, उस पर 100 रुपये पेमेंट करना, उसके बाद में आपको 5th सेमेस्टर से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको आपका 5th सेमेस्टर हो चुका है और 6th सेमेस्टर में आप जुड़ना चाहते हैं तो 6th सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है, उसमें जुड़ने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे और आपको 6th सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा 5th सेमेस्टर का पेपर अभी बचा हुआ है गुरुजी और हमारा 6th सेमेस्टर का भी बचा हुआ है, तो हम एक प्रकार से जब हम दोनों एक साथ लेंगे तो हमारे लिए क्या छूट रहेगी, तो बिल्कुल आपके लिए छूट रहेगी। अगर आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करते हैं बेटा तो आपको 50 रुपये की छूट मिलेगी, यानी केवल 150 में, यानी कि 150 रुपये में ही आपको 5th सेमेस्टर का जो सारा सब्जेक्ट आपका है उसकी PDF नोट्स मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और 6th सेमेस्टर का ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा और 6th सेमेस्टर में पूरा 6th सेमेस्टर आपका पढ़ाया जाएगा, शुरू से लेकर के आपका जो अंत तक चीज़ें आपकी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाएंगी। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास, चैप्टर वाइज सब कुछ आपके लिए व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा, मात्र 150 रुपये में आपका 5th और 6th दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं और 5th मतलब कि 4th का चाहते हो, 3rd और 4th का भी आपका 150 लगेगा दोनों का, लेकिन सिंगल का लेंगे तो 100 रुपये लगेगा। ऐसे ही 1st का और 2nd का है तो 1st का केवल लेंगे तो 100 रुपये, लेकिन 1st और 2nd दोनों का लेंगे तो 150 रुपये लगेंगे। इसमें 50-50 रुपये की छूट रख दी गई है अभी कुछ दिनों के लिए, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, नहीं तो 100 रुपीज़ ही फीस रहेगी, ठीक है। चले 2 का लेंगे तो 150 और अगर 1 का लेंगे तो आपका वही होगा 100 रुपये। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या चुका भैया, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती पर टिप्पणी कीजिए। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक हुए। उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज एक धार्मिक और राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था। आर्य समाज ने भारत और हिंदू मतलब कि भारत एवं हिंदू जाति को नया जीवन प्रदान किया। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदू धर्म और समाज में प्रचलित बुराइयों का विरोध किया, बल्कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का भी संचार किया। उन्होंने ईसाई धर्म की कंपनियों मतलब कि ईसाई धर्म की जो कमियां थीं उसको भी उजागर किया और हिंदुत्व के महत्व पर प्रकाश डाल करके भारतीयों का ध्यान अपनी सभ्यता व संस्कृति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करने तथा भारतीयों को अवगत कराया कि हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कृति है। उनके अनुसार वेद ज्ञान के भंडार हैं। विश्व में सच्चा धर्म हिंदू धर्म ही है, जिसके बल पर भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर विश्व गुरु बन सकता है। वेदों की ओर लौटो, ये तमाम प्रकार के ऐसे तमाम प्रकार के स्लोगन, तमाम प्रकार के नारे इन्हीं के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, इनकी रचना बड़ी फेमस है।
तो उसी सत्यार्थ ग्रंथ में, सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ में निर्भीकतापूर्वक उल्लेख किया है कि विदेशी राज चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इन्होंने स्पष्ट सब तौर पर लिखा। H.B. शारदा के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और देशवासियों को विदेशी माल के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यह नारा लाया कि भारत भारतीयों के लिए है, ना कि किसी और के लिए है। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय के बाद में जो प्रबल समर्थकों या प्रबल समाज सुधारक में सामने आते हैं वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, निम्नांकित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का नाम है, जिनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है आजकल। और दूसरा जो टॉपिक आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन दोनों पर आपको टिप्पणी करनी। प्रश्न आपसे बन सकता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में, दोनों में। ठीक है, चलें। रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने अंग्रेजों को इस बात से अवगत कराया कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से महान है तथा वह भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अंग्रेज लोग, चूँकि अंग्रेज लोग हमको सांप सपेरों का देश कहते थे और उन्हीं अंग्रेजों को, उन्हीं लोगों को पाठ पढ़ाने का काम स्वामी जी ने किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया और भारतीयों को सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक था। अतः उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक स्वाधीनता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कई प्रयास करवाए। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जिनको आप कहते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर के जीते थे। वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया, भारतीयों की, और भारत को के बारे में कहा कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की ज़रूरत है। भारत को आज एक युवक की ज़रूरत है, एक स्ट्रांग पर्सन की ज़रूरत है। वो झुकते और जो है एकदम से कांटे जैसे पतले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, शक्ति की ज़रूरत है, पावरफुल की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। अगला जो आपका टॉपिक है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। श्रीमती एनी बेसेंट का नाम इसमें अग्रगण्य है, सबसे इम्पोर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रवर्तक श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूँकि श्रीमती एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी, इसलिए जब भारतीयों ने उनके मुंह से हिंदू धर्म की प्रशंसा सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुए। जब भारतीयों को, जैसे अभी कुंभ में कुछ इटली की लड़कियां आई थीं, उन लोगों ने गाना गाया श्री रामचंद्र कृपाल भजमनिया करके, कुछ ऐसे कि मंगल भवन मंगलहारी गाया, बहुत अच्छे तरीके से गाया। भले ही वो अंग्रेजी कि वो दूसरी भाषा इटालियन भाषा से रिलेटेड रही हो, बट उन्होंने हिंदी में गा करके जो है बड़ा प्रसन्न किया लोगों को और काफ़ी वायरल भी हुई। ठीक है, देखिए कुंभ में भी अब आप देख रहे हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो चुके हैं। यूट्यूबर्स और जो पत्रकार वगैरह इनके पास, जो देखें उनके पास बड़ा मामला आ चुका है सामने। एक साध्वी है, उन्हीं के पीछे पड़े हैं सभी लोग। सुंदर हैं वो, अरे सुंदर है, उसमें उनकी क्या महानता है बेटा, ये बताओ। सुंदर, उस पर 50 रील बन रहे, 50 क्या लगभग 50,000 से अधिक रील बन चुके होंगे उसकी आँखों पर। एक बच्ची है उसकी आँखों पर कि वो आँखें उसकी सुंदर, चलो हालांकि ठीक है आँखें सुंदर हैं, बट उसी पर केवल ध्यान केंद्रित करके उसी पर चर्चा करना कि आज की मीडिया का जो है मुद्दा बन चुका है कि कोई व्यक्ति किसकी आंखें कैसी हैं। अब या तो वही फिर बात रीतिकाल वाली आ गई कि नक्सिक वर्णन करो स्त्रियों का, बस यही देखना है कि किसकी आंखें अच्छी हैं, किसके होंठ अच्छे हैं, किसके कपोल अच्छे हैं। अब यही रह गया है पूरे भारत को, यही देखेगा। ठीक है, अरे हो गया, एक आध दो बार हो गया, चलो बखान कर दिए। अब कभी उस पर बड़े न्यूज़कार पहुंच जा रहे हैं, वो न्यूज़ फलाने न्यूज़ धमाके न्यूज़, दुनिया भर के इतने न्यूज़ एंकर हैं, बड़े बड़े सब पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी आँख इतनी खूबसूरत है। अरे भाई क्या कहना चाहेगी वो, क्या बोलेगी, काहे के लिए पूछ रहे हुए चीज़ें। ऐसे ही पहुंच जाए एक IIT बाबा वाले हैं, पता नहीं कैसे। अब छोड़िए इसको, मुद्दा जाने ही दीजिए, बाद में बोलेंगे, बड़ा बवाल हो जाएगा इस मुद्दे पर।
ठीक है। तो बस केवल यही सब दिखाना है, वो सब चीज़ें दिखाइए जो लगे कि हाँ भाई कुंभ में वो श्रद्धालुओं के बारे में थोड़ा सा बताएं, और थोड़ा सा और लोगों पर कैमरा फोकस करिए कि एक ही व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित सभी कोचे रहेंगे, उसी को पूछे रहेंगे। ठीक है। अब एक महिला थी, बाबा कांटा पे लेटा था, उसको लेकर के बड़ा वो बताएं कि जो है ये 2000 ये दुनिया भर का टीम टाम किए, मुझे तो पता भी नहीं चला, लेकिन एक जो है मेरे पास एक बच्चे ने बताया कि गुरुजी ऐसा चल रहा है इस समय। हमने कहा अच्छा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई व्यक्ति कमा रहा है, मैं कह रहा कि कोई चौराहे पर जो भीख मांगता है उसको, उसका अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो मैं कहता हूँ क्यों करता है, आप विरोध क्यों करते हो? अकेले आप देते हो उसको पैसे? जिसको देना होगा देगा, आपको नहीं देना आप जाओ, निकलो बाहर, क्या ज़रूरत है आपको? या फिर आप, अगर आपके अंदर इतना दम है तो आप एक दिन भीख मांग करके दिखा दो, एक दिन आप भीख मांग करके दिखा दो। भीख मांगने की भी एक कला होती है, एक टेक्निक होती है, वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसा कमा रहा है। वो बाबा कांटे पर लेटा है, उसको ही पैसे की जरूरत। बाबा को क्यों पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? कपड़ा खरीदना है उसको, तेल कंघी शीशा सब चाहिए उसको, खाना पानी चाहिए। तुमको तो व्हाट्सएप फेसबुक चलाने नहीं फुर्सत है, लाली लिपस्टिक खरीदने के लिए नहीं फुर्सत मिलेगी, और तुम बाबा को जाकर ज्ञान दे रही हो। वहाँ पे हुआ कोई, वहाँ पे था नहीं, उसको पकड़ के तुरंत अंदर करवा देता। हालांकि चले वो सब अलग की बातें हैं, लेकिन हाँ, ये जो आजकल के यूथ हैं अपने आप को पता नहीं का तुर्रम खां समझ रहे हैं कि हम ही हैं, पूरा दुनिया भर का ठेका ले रखे हैं हम। अब देखिए कुछ ये भी ट्रेंड चला, कोई पुलिस वाले जा रहे हैं बेचारे, मान लेते उनका नंबर प्लेट टूटा हुआ है, उनसे बेमतलब के जाकर के भिड़ जाएंगे कि एक तुम्हारा क्यों टूटा, हमारा चालान काट देते हो, ये करते हो करते हो। अरे भाई वो नहीं भाई, सरकारी गाड़ी मान लेते टूट गया, उसका कोई काम करने गया था, तो उसको लेकर के इतना ज़्यादा भौकाल टाइट कर देंगे कि भाई चलो रील, मतलब अपना वायरल होने के चक्कर में यही सब बोलते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। जब कोई विदेशी कोई व्यक्ति बच्चा कोई कुछ चीज़ बोलता है तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन यही भारत के लोग जैसे कहते हैं कि घर, मतलब कि क्या होता है कि भाई जब कोई अपने यहाँ का होता तो वही जब बोलता है तो फिर वो एक प्रकार से बहुत बेकार सा लगता है, चूँकि आप उसको रोज़ देख रहे हो। ठीक है, चले अगला प्रश्न आ चुका है। भारत की राजनीतिक एकता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भारत की राजनीतिक एकता, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट रहा था, जिसे अंग्रेजों ने संगठित किया। अंग्रेजों के शासनकाल में लगभग पूरे भारत का प्रशासन एक केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गया। पूरे भारत में एक समान कानून व नियम लागू किए गए। संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत एकता के सूत्र में बंध गया, जिससे देश में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। यातायात के साधनों और शिक्षा की इस एकता की नींव को सुदृढ़ बना दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इस प्रकार भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया। डॉक्टर KB पुनिया कहते हैं कि हिमालय से कन्याकुमारी, हिमालय मतलब उत्तर भारत, कन्याकुमारी दक्षिण भारत, तमिलनाडु के मतलब केरल के नीचे, भारत एक सरकार के अधीन था और इससे जनता में राजनीतिक एकता को जन्म दिया। क्योंकि इससे पहले भारत जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से आप देखते कि भारत में कहीं ना कहीं पे ये तो हुआ कि एकता के सूत्रपात में अंग्रेजों ने एक तो भारत को थोड़ा बहुत किया ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवाद पर आधारित बंगाल प्रेसिडेंसी के राजनीतिक संगठन बताए। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म पर आधारित बंगाल प्रेसिडेंसी के राजनीतिक संगठन जो रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आप मान सकते हैं इसको। बंगाल प्रेसिडेंसी के राजनीतिक संगठक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। देखिए बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात उनके साथियों ने राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। बंगाल प्रेसिडेंसियों में स्थापित कुछ प्रमुख राजनीतिक संगठन जो थे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पहला था बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में बंगाल में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना हुई। सरकार की नीतियों की समीक्षा कर उसमें सुधार हेतु यह सरकार को प्रार्थना पत्र भेजती थी कि भाई आपने क्या क्या नीतियां जो एक साल में या एक महीने में जो बनाई है वो क्या थी, क्या गलतियां आपने की है, उसको लेकर के उसमें सुधार करने के लिए सरकार के पास भेजी जाती थी बंग भाषा प्रकाशन से। दूसरी संस्था थी जमींदार एसोसिएशन 1838 में, 2 साल के बाद में इसके कलकत्ता में जुलाई 1838 में जमींदार एसोसिएशन का गठन हुआ। इसे भूमिपतियों की सभा या जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी बोलते थे। इसका उद्देश्य भूमिपतियों के हितों की रक्षा करना था। ये संवैधानिक उपचारों के द्वारा अपनी शिकायतों का निवारण करना चाहते थे। इंग्लैंड में भी 1839 ईस्वी में विलियम एडम्स के द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ जमींदार एसोसिएशन सहयोग करती थी। इसके अलावा अगली जो संस्था थी उस समय बंगाल में वो थी
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। अप्रैल 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों के अधीन भारतीयों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए और सभी वर्गों की उन्नति हेतु प्रयास किया जाए। ठीक है। चौथा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी। ये अगली संस्था थी जो बंगाल प्रेसिडेंसी में काम कर रही थी। जमींदार एसोसिएशन एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिला करके 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापित की गई। इसके मुखिया भूमिपति ही हुआ करते थे। इस तरीके से तमाम संगठन बनते चले गए। पांचवा संगठन बना आपका इंडियन लीग 1875। सितंबर 1875 ईस्वी में शिशिर घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना था। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन 1876 में आया। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसकी स्थापना श्रीनिवास शास्त्री, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके उद्देश्य कई सारे थे इंडियन एसोसिएशन के 1876 के। इसका उद्देश्य था बेटा, पहला उद्देश्य था कि भारत में एक सुदृढ़ जनमत की स्थापना की जाए। दूसरा, सामान्य हितों के आधार पर जातियों को संगठित यानी एकता के सूत्रबद्ध में बांधा जाए। इसके अलावा हिंदू मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको स्थापित किया जाए। हिंदू मुस्लिम में जो दंगे वगैरह होते हैं वो ना हो। ठीक है। हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझे। सार्वजनिक आंदोलन में जनसाधारण को शामिल किया जाए। इसके अलावा भारत में प्रतिनिधि सरकार के आरंभ हेतु आंदोलन को छेड़ना हुआ। ये तमाम प्रकार के काम इसमें किया जा रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस संस्था को इटली के मैजनी के आदर्शों पर चलाया था। मैजनी जो था इटली में बड़ा फेमस व्यक्ति आंदोलनकारी है मैजनी, तो उसी के आदर्शों पर, उसी के पद चिन्हों पर चलाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस संस्था को भारत में। परंतु क्रांतिकारी साधनों के स्थान पर संवैधानिक मार्ग अपनाया था इन्होंने। इसके पश्चात सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारत में संवैधानिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में भी मान्यता मिलती है। तो संवैधानिक आंदोलन के अग्रदूत भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है। और इस तरीके से ये तमाम प्रकार के जो फैक्ट्स थे वो राष्ट्रवाद पर आधारित बंगाल प्रेसिडेंसी के राजनीतिक संगठन थे जो कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, राष्ट्रवाद को पनपने में लोगों की मदद कर रहे थे, तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। होम रूल आंदोलन दमन, होम रूल आंदोलन का दमन कैसे हुआ, इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के बृहद प्रचार प्रसार से ब्रिटिश सरकार बिल्कुल से घबरा गई थी। सरकार ने 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के बरार और मध्य प्रांत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि बरार और मध्य प्रांत में एनी बेसेंट नहीं आएंगी। 1917 ईस्वी में तिलक के पंजाब एवं दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू के भारत मंत्री बनने पर सरकारी दमन चक्र में कमी आई। श्रीमती एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया और उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर हो गई। चूँकि जेल जाने के बाद में लोकप्रियता और थोड़ी सी बढ़ जाती है। उन्हें 1917 में कलकत्ता कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि जब पता चलता है कि भाई कोई अपने देश के लिए काम करते करते उसको सरकार ने जेल में बंद कर दिया है, तो ऐसे में उसकी मतलब की प्रसिद्धि और हो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, अब उनकी प्रसिद्धि और धाकड़ तरीके से हो गई है। जेल जाने के बाद में आए हैं, अब मेरे हिसाब से दिल्ली में फिर से वही सरकार बना लेंगे। मतलब दिल्ली में उन्हीं की सरकार मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि आ सकती है। ठीक है। क्योंकि वो आप देखते कितनी बार इस्तीफा देकर के फिर जीत गया बंदा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, मानना पड़ेगा। अवध ओझा ऐसे महान विभूति को मिला लेना कोई स्वाभाविक सी बात। अवध ओझा की बात वैसे कहते कोई भी पार्टी उनको टिकट देती वो वैसे चले जाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। बट क्या है कि वो पहले भाजपा के लिए टिकट के लिए प्रयासरत थे, नहीं मिला। ठीक है। मायावती जी ने उनको आश्वासन दिया तो उनकी बखान करने लगे। फिर आप देखेंगे कि अब अरविंद केजरीवाल से फाइनली मिल गए। वैसे बहुत बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल के और मनोज सिसोदिया इन सभी के बगल में बैठ करके, और उन्होंने जो है शिक्षा पर बड़ा अच्छी बात बोली ओझा जी ने। ठीक है। ओझा साहब तो हमारे पास के ही हैं, थोड़े बगल के ही हैं, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, मज़ा आ जाता है सुनने में। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ओवर भी बोलते हैं तो वो भी मज़ा ही आता है सुनने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, लगता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है कभी कभी। अभी शुभंकर भाई जब बोल रहे थे, शुभंकर मिश्रा जी, तो वो भी यहीं के हमारे, तो कह रहे थे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ओझा जी, तो कह रहे अरे नहीं नहीं ठीक है, क्या ज़्यादा हो रहा है। कहे मोदी जी हमसे कहें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, आप आओ बैठो हमारी कुर्सी पर, तो हम नहीं जाएंगे उधर। तो उन्होंने पूछा कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहे नहीं नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद
क्या है, स्पष्ट करें। देखिए, भारत में जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो फिर एक शुरुआती तौर पर अहिंसात्मक तरीके से, चुपके से, दबे दबे पाँव हम जाते थे, एक चिट्ठी लिखते थे, एक अधिवेशन होता था, उसमें लिखते थे कि भाई पहला पॉइंट हमको ये चाहिए, वो चाहिए, इस लिख करके साहब तुम देख लो, ऐसे होता था। यानी कि थोड़ा सा ये सरकार के समय की चिट्ठी लेकर के प्रार्थना पत्र टाइप का जाता था। लेकिन जब 1905-1906 का समय आता है, तो उस समय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता उभर करके सामने आते हैं, जिन्होंने कहा कि ये सब काम नहीं चलेगा, ये सब जो है मस्का लगा करके इनको मतलब कि इनसे हाथ पैर जोड़ करके इनसे अपनी काम करवाने के लिए दबंगई के साथ लेंगे जो करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से उग्र राष्ट्रवाद यहाँ से शुरू हुआ पनपना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 ने ब्रिटिश शासन को इस बात का एहसास करा दिया था कि बंगाल अपनी कोख में उग्र राष्ट्रवाद राजनीति को पाल पोस रहा है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। बंगाल विभाजन चूंकि कर दिया गया 1905 में, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। इसका विरोध खूब जम करके हुआ वहाँ पर भी, और हर देश में मतलब पूरे देश में होने लगा। जो पूर्ण स्वराज छोड़ करके किसी अन्य से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ समय पश्चात देश के नवयुवक वर्ग में एक जागृति आई, और उनका मत था कि स्वराज को वैधानिक तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कानूनी रूप से अगर हम सोचें, चिट्ठी लिख करके हम राष्ट्रवाद या फिर हम जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। अतः स्वराज प्राप्ति के लिए शक्तिमय साधनों का प्रयोग करना होगा। यानी कि अब जो है क्या होगा, अब जो है याचना नहीं अब रण होगा। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हा हा दुर्योधन बांध मुझे जंजीर, बढ़ाकर साथ मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, तो मुझे बांधेगा मूर्ख। दुर्योधन को डांटते भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे ही सॉरी ऐसे ही अब कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, आ जाओ सामने। हुंकार किया भारतीयों ने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ऐसे तमाम उनके समर्थक। कांग्रेस दो भागों में, कहा कांग्रेस बंटती है, बंट जाने दो, नहीं जरूरत है ऐसे कांग्रेस की जो याचना करके ही एक प्रकार से राष्ट्रवाद, या याचना करके ही हमको अगर आज़ादी लेनी, तो हम नहीं चाहिए ऐसे आज़ादी, हम अपने बलबूते पर लेंगे, डट करके लेंगे, ठीक है। मौका पड़ा तो अहिंसा भी करेंगे, मतलब कि हिंसा भी करेंगे, अहिंसा के पाठ को हम भूल जाएंगे कि अहिंसा भी कुछ चीज़ होती है। यानी कि आप देखेंगे गांधी जी के पहले की बातें हैं सब हैं। फिर गांधी जी आते हैं और दोनों चीज़ों को एक करवा देते हैं, सबको एक करके फिर कहते हैं कि भाई एकता से चलो और आराम से बातें करो, कूल डाउन, चिल करो और आराम से चीज़ें करते रहो, और एक क्रमबद्ध तरीके से आज़ादी लो, ठीक है। और चूंकि गांधी जी विद्वान आदमी थे, उनको था कि भाई आज हम जोश जोश में जाकर के अंग्रेज से लड़ जाएंगे, लेकिन जीत थोड़ी पाएंगे। तोप रखे, दो तोप मार दीस, तो क्या करेंगे हम। ऐसे में उनकी जड़ें काटना शुरू करो, एक चींटी की भांति हाथी को मारो। गांधी जी उस जो है सिद्धांत को मानने वाले थे, जिसे उग्र राष्ट्रवाद कहा गया। लोगों ने अनुभव किया कि केवल सभाओं, प्रार्थनाओं इत्यादि से काम नहीं चलेगा, वरन किसी ऐसी शक्तिशाली चीज की आवश्यकता है जिसका उस साम्राज्यवादी नीति पर प्रभाव पड़ सके। साम्राज्यवादी नीति कौन सी? ब्रिटेन, जो कि हमेशा अपना पांव पसार रहा है, पूरे संसार पर अपना जो है हथियाने का प्रयास कर रहा है। परिणाम स्वरूप स्वदेशी और स्वराज की भावना का उदय हुआ, जो उग्र राष्ट्रवाद के दो महत्वपूर्ण हथियार थे, स्वराज और क्या, स्वराज की भावना, और इसके अलावा स्वदेशी, यानी कि अपने जो है अपने देश की बनी चीज़ों का प्रयोग करें, और जो है क्या करें, और अपने जो है उग्र राष्ट्रवाद में जो भारतीय जो स्वाधीनता उसकी बात करें। उग्र राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, उग्र राष्ट्रवाद का तात्पर्य यह है कि शक्ति का दमन शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। टिट फॉर टैट के सिद्धांत पर आगे बढ़ना ही उग्र राष्ट्रवाद है, तथा स्वराज की भीख मांग करके नहीं, वरन शक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवाद का अर्थ है सक्रिय विरोध एवं आंदोलन, तथा जरूरत पड़ने पर आत्म बलिदान करने के लिए भी संघर्ष, मतलब कि हर्ष के साथ तैयार रहना चाहिए।
अतः यह कह सकते हैं कि जब उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वे मनमानी करते रहे। तब इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसी भावना का जन्म हुआ कांग्रेस में, जिसमें कुछ नेताओं, खास करके लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि को यह महसूस हुआ कि अब स्वराज मांगने से नहीं संघर्ष से होगा, अब याचना नहीं अब रण होगा। इस तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, अतः संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है, और इस तरीके से यह भावना पनपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भैया, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय व विकास पर प्रकाश डाले। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय और विकास। देखिए, उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, परंतु जब उनका यह विश्वास गलत साबित हुआ तो उदारवादियों की नीति की आलोचना आरंभ हो गई। उदारवादियों की अंग्रेज प्रशस्त नीति से कांग्रेस का क्रुद्ध तरुण वर्ग यानी कि एंग्री यंग मैन उदारवादियों से खिन्न हो जाता है। ये चाहते थे कि कांग्रेस का एकमात्र ध्येय स्वराज्य हो, स्वराज्य को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के द्वारा प्राप्त किया जाए। कांग्रेस का यह अंग्रेज विरोधी दल गरम दल के नाम से या उग्रवादी राष्ट्रवादी दल के नाम से जाना गया। उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1919 ईस्वी के बीच रहा, और जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया तो उसी समय एक करके फिर शुरू किया था। ठीक है, तो इसके पहले 1885 से लेकर के 1905 तक का समय, लगभग मान लीजिए 20 सालों का समय नरम दल के नाम से जानते कांग्रेस में, और 1905 से लेकर के 1919 तक आप मान सकते हैं। ठीक है, लगभग में जो है 14 साल या 15 साल का जो समय रहा है, ये समय काल आपका गरम दल के नेताओं का प्रभुत्व रहा है। फिर उसके बाद में गांधी जी आ जाते हैं और सभी को मिला करके फिर कांग्रेस को एक करके आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि गरम दल का उदय 1895 ईस्वी से माना जाता है। 1895 में गरम दल के बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों ने पूना सार्वजनिक सभा का उदारवादी नेता गोखले और रानडे से छीन लिया। तब गोखले और रानडे ने दक्कन सभा की स्थापना करी। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद इत्यादि थे। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में रत्ती भर विश्वास नहीं था। ये जानते थे कि भाई अंग्रेजी जो न्यायपालिका है वो भी उन्हीं सरकार के अंडर में काम करती है। इसी कारण से नरम दल की 3P यानी कि 3P नीति, यानी जिसको मैं प्रार्थना, ज्ञापन और विरोध को कतई पसंद नहीं करते थे कि पहले प्रार्थना करेंगे, फिर ज्ञापन देंगे, फिर विरोध करेंगे। ठीक है, तिलक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विरोध पत्रों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आत्मविश्वास के बिना केवल विरोध प्रकट करने से जनता का भला नहीं होगा। विरोध पत्रों और प्रार्थनाओं के दिन लद गए, खत्म हो गया। अब जो है हमको युद्ध करना पड़ेगा, डट करके सामने आना पड़ेगा और इनको भगाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे बताएं। देखिए, मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्य, मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्य द इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 ईस्वी में कराची में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन होता है। कराची जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, वहीं पर इसका क्या होता है, अधिवेशन होता है। क्लियर? प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पर, कराची में, जिसमें लीग के लिए एक संविधान बनाया गया। उस संविधान में मुस्लिम लीग के उद्देश्य निम्न प्रकार बताए गए थे। पहला उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार की तरफ भक्ति और निष्ठा की भावना उत्पन्न करना। यदि ब्रिटिश सरकार की नीति योजना के बारे में मुसलमानों को कोई गलत धारणा हो तो उसे दूर करने के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई थी। मुस्लिम लीग बेसिकली इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो अंग्रेज़ों की मदद कर सके और फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा दे सके। मुस्लिम लीग बेसिकली काम तो कर रही थी भारतीय आज़ादी के लिए, लेकिन वो अपना एक अलग देश की मांग को लेकर के शुरू से ही वो उसका ऑब्जेक्टिव से यही था कि शुरू से ही हमको देश चाहिए अलग से। ठीक है, और वो अपनी सत्ता में भागीदारी को प्रबल करना चाहते थे मुस्लिम लोग। ठीक है, और चूंकि कांग्रेस में हिंदू साहित्य मतलब कि हिंदू नेता थे, लेकिन कांग्रेस में मुस्लिम नेता भी बहुत सारे थे, ईसाई नेता भी थे, कई सारे नेता थे, मतलब कि आप देखेंगे यहूदी थे, मतलब कई सारे नेता उसमें शामिल थे कांग्रेस में। ऐसा बात नहीं कांग्रेस केवल हिंदुओं की सभा थी। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिमों के लिए या अंग्रेज़ों के कहने पर मुस्लिम लीग या बनाई गई या अंग्रेज़ों के द्वारा एक प्रकार से इसमें तमाम नीतियाँ बताई गई।
दूसरी बात, मुसलमानों की मांगों की को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना और उनके हितों की रक्षा करना, मुसलमानों की अर्थात भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताएं और उच्च आकांक्षाएं संयत भाषा में सरकार के सामने रखना मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इसका था उपयुक्त उद्देश्यों के विरुद्ध न जाते हुए मुसलमानों और दूसरी जातियों में जहाँ तक हो सके मेल मिलाप उत्पन्न करना, अर्थात मुसलमानों और भारत के अन्य संप्रदायों में मित्रतापूर्ण भावना का उत्पन्न करना या व्यवहार करना भी इसका उद्देश्य मुस्लिम लीग का था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बंगाल विभाजन का मुख्य ध्येय सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना था, स्पष्ट कीजिए। चूंकि बंगाल का विभाजन केवल संप्रदाय या धर्म के आधार पर किया गया था। पूर्वी बंगाल में आप देखेंगे कि मुसलमान ज़्यादा थे, पश्चिमी बंगाल में जो है हिंदू ज़्यादा थे। तो जैसे आजकल जो पश्चिम बंगाल है वो अपने यहाँ पर आ गया है, और उससे पहले जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश आज का जो है वो था। ठीक है, बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख ध्येय सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना था। इसके माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने का कार्य किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस की एकता को देखा था और इसके पश्चात उनके द्वारा भारतीय शासन के विषय में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके पश्चात उनके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया। प्रत्यक्ष शासन लागू होने के पश्चात कांग्रेस के गठन तथा उनके सामने कोई विशेष समस्या नहीं आई। कांग्रेस के गठन के पश्चात लगभग एक दशक तक सब कुछ उचित ढंग से चलता रहा। कुछ भारतीय नेता तो इसलिए भी खुश थे कि भारतीयों को थोड़े अधिक अधिकार प्राप्त हो गए थे, परंतु धीरे धीरे युवा कांग्रेसियों के द्वारा उग्रवाद का रास्ता अपनाया गया। उग्रवाद के उदय तथा विकास के चरणों में कांग्रेस के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने बढ़ती हिंदू मुस्लिम एकता को भांप लिया था। जनता में बगावत के सुर तेज हो रहे थे। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलकर के अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। बंगाल चूँकि उस समय सबसे शिक्षा भी उसमें ज़्यादा थी, तो बंगाल के लोग खूब विरोध कर रहे थे। अंग्रेज का विरोध हिंदू मुस्लिम साथ मिल करके कर रहे थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्राप्त प्रांत को पूर्वी तथा पश्चिमी प्रांतों में बांट दिया ताकि हिंदू और मुसलमान में दंगे भड़के और हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ते रहें। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे प्रांत में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक बनाना, ताकि एक प्रकार से आपस में लड़ते झगड़ते रहें और ये कभी एक ना हो पाए। विभाजन की घोषणा के पश्चात लॉर्ड कर्जन तथा अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पूर्वी बंगाल में सभाएं आयोजित की गई तथा मुस्लिमों को बताया गया कि विभाजन उनके पक्ष में किया गया है। 1904 में ढाका में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिए गए भाषण में कहा गया कि बंगाल विभाजन में मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा पर देखना नहीं, मैं एक मुस्लिम प्रांत बनाना चाहता हूं, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने स्वयं कहा, जहां इस्लाम के अनुयायियों का बोलबाला होगा। विभाजन से पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान बादशाहों और सूबेदारों के राज में के बाद उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी। क्योंकि इससे पहले जो मुगल काल था उसमें जो मुसलमान सत्ता थी उस सत्ता को हम आपको देंगे। पूर्वी बंगाल प्रांत की राजधानी ढाका को बनाया गया, जो कि आज की बांग्लादेश की राजधानी है। अंग्रेज मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति जहर भरने में सफल रहे और इन्हीं कारणों से 1906 ईस्वी में ढाका में ही मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया गया और इस तरीके से आप देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए काम करने लगी और जो है हिंदुओं के विरोध में भी आप देखते कई सारे काम आपको मिलेंगे। तो ऐसे में ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही पनपाई गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा ही मोटिवेट की गई थी। ठीक है, बाकी मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे हिंदुओं का, लेकिन उनका मत भ्रम किया गया कि आपको ये लोग मतलब कि जब आज़ाद होगा तो फिर ये लोग आपको ही मारेंगे। ऐसे तमाम प्रकार की धारणाएं फैलाई गई होंगी और किया गया होगा। अगला क्वेश्चन, अरबिंदो घोष या श्री अरविंद घोष या अरबिंदो या श्री अरबिंदो या अरविंद घोष पर टिप्पणी करें। देखिए, अरविंद घोष की अगर बात की जाए तो श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक समय अध्ययन में लगाया तथा बंगला और संस्कृत के अलावा फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, इतावली तमाम भाषा का अध्ययन किया। उन पर विश्व की महान क्रांतियों का गहरा प्रभाव पड़ा था। अरबिंदो पर बहुत शिक्षा शास्त्री बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1889 में प्रवेश लिया। उन्होंने लंदन में ICS की परीक्षा में बैठे किंतु असफल रहे। तत्पश्चात उन्होंने कलम और कटार नामक गुप्त संस्था के सदस्य बन गए। श्री घोष फरवरी 1893 में भारत आए और वह भी कांग्रेस की उदार नीति से क्षुब्ध थे। उन्होंने इंदु प्रकाश नामक पत्रिका में कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना करी।
उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। वह अहिंसा के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें अलीपुर बम केस में अभियुक्त भी बनाया गया। श्री घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के द्वारा लोगों तक क्रांति का संदेश पहुंचाने का काम किए। श्री घोष 1910 ईस्वी में कलकत्ता से पांडिचेरी चले जाते हैं और जहां ब्रिटिश सरकार की गुप्त पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी, उन्होंने स्वयं को सक्रिय राजनीति से दूर कर अपना समय आध्यात्मिक चिंतन में लगा दिया और उनसे मिलने और परामर्श लेने हेतु लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, पुरुषोत्तम दास टंडन और अन्य व्यक्ति पांडिचेरी जाते हैं इनसे परामर्श लेने के लिए। उन्होंने 1932 में कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किए जाने की आलोचना करी और पांडिचेरी में रहते हुए भी श्री घोष की मृत्यु 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को हो जाती है। इस तरीके से ये एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी थे। इन्होंने जो है बड़ा काम किया है भारतीय राजनीति में या भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ा काम किया है इन्होंने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, स्वराज पार्टी के उद्देश्य बताएं। स्वराज पार्टी देखिए महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के लिए किए जाने के कारण से कि असहयोग आंदोलन को रद्द किए जाने के कारण से बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए थे। विचारों में भिन्नता होने के कारण से कुछ नेताओं ने मिलकर के एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने करी थी। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें फिक्स की गई। स्वराज पार्टी ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक प्रमुख राजनीतिक दल था। इसने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की मांग करी। स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अपना स्वयं का शासन हो, ठीक है, उस पर किसी का अधिकार ना हो। स्वराज के दल के क्या उद्देश्य थे? देखिए, इस दल के कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था स्वराज दल का कि भारत को स्वराज यानी कि सेल्फ रूल दिलाना। दूसरी बात, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, ये भी उद्देश्य था। इसके अलावा सरकार की नीतियों का विरोध कर उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना जिससे उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके सरकार का, और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। ये कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, स्वराज दल के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम बताएं। देखिए, स्वराज दल के उद्देश्यों की प्राप्ति के कई कार्यक्रम थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। पहला कार्यक्रम यह था कि परिषद में जाकर के सरकारी आय व्यय के ब्यौरे का खुलासा करना। ठीक है, कहाँ पर? परिषद में जाकर के सरकारी आय व्यय जो हो रहा है उसका ब्यौरा का खुलासा करना स्वराज दल का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, उस सारे के सारे जो है प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य था। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना जिससे कि स्वराज दल की नीति को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य रहा। इसके अलावा इसका उद्देश्य न केवल इतना ही रहा बल्कि परिषद के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्य को सहयोग प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना, कभी भी कोई आंदोलन करना हो उसके लिए प्रिपेयर रहना, यदि आवश्यक हो तो पदों का भी त्याग कर दिया जाएगा, ये भी इसका उद्देश्य था। इस तरीके से कई सारे काम किए गए। नवंबर 1923 में विधानमंडल के चुनाव हुए। स्वराज दल ने अपने इन कार्यों को पूरा करने में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करी, यानी जो चाह रहे थे उसको नहीं मिला। कि जो चाह रहे थे अप्रत्याशित जो सफलता थी वो उसमें थोड़े बहुत सफलता मिलती है लेकिन कुछ मात्रा में। केंद्रीय विधानसभा में 101 स्थानों को 42 स्थान स्वराज दल के प्रतिनिधियों ने प्राप्त कर लिए। उन्होंने स्वतंत्र और राष्ट्रवादी सदस्यों से गठबंधन कर अपना बहुमत बनाया और सरकार के कार्यों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। बंगाल में इन दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और बंगाल के गवर्नर ने स्वराज दल के नेता CR दत्त को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस तरीके से कई सारा काम इसमें किया गया। तो ये था स्वराज दल के उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। राजनीतिक शास्त्र का भी पेपर 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। पेपर कि कई मॉडल पेपर आ चुके हैं इसके, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको तुलनात्मक राजनीति और सरकार के बारे में पढ़ना, UK, USA, स्विट्जरलैंड और चाइना के बारे में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सेमेस्टर 5 में अगर आप हैं
तो आपको ये सारी चीज़ मतलब पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 1 पढ़ा दिया ये, और पेपर 2 में आपका क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सभी सब्जेक्ट का कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, सभी सब्जेक्ट का PDF प्राप्त करने के लिए SMS करें 9161 93 60 62 पर। PDF प्राप्त करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। आपका नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। 6 सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है, उसमें जुड़ने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। देखिए स्कैनर सेंड किया जाएगा आपके पास, इस नंबर पर SMS करेंगे तब आपके पास 100 रुपीज़ में ही सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। देखिए 5th सेमेस्टर का फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, और 6 सेमेस्टर में आपको जुड़ना है तो भी आपकी फ़ीस जो है 100 रुपीज़ ही है, ठीक है, 100 रुपीज़ ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 5th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर दोनों का एक साथ आपको ऐड करना है, 5th और 6 दोनों का जुड़ना है, तो आपको मात्र 150 रुपीज़ देने होंगे। आपका 5th सेमेस्टर का इसमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ 6 सेमेस्टर में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। अभी केवल ऑफर है, जल्दी ही ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो फिर बाद में मुझे मत कहना, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों को जुड़ना है मात्र 150 रुपीज़ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, ठीक है, PDF मिलेगा, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी, इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे वो मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके लगातार रिवीजन क्लास वगैरह करवाती रहे, एग्जाम टाइम में सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिलने का प्रयास रहेगा, और 6 सेमेस्टर में तो पूरा 6 महीने आपको पढ़ाया जाएगा मात्र 100 रुपये में। लेकिन अगर आप 5th सेमेस्टर का भी लेंगे तो जो है आपका 100 रुपये में वो भी होता है, 200 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ लेते दोनों को तो 150 रुपये में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।